हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना क्लास 12 बीएससी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। ओके, और इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, यानी कि टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, सो इस टेक्निक में हमें टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि हमें जो अपनी फैक्ट्री है उसको कितने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, 2 डिपार्टमेंट्स में। ओके, टेलर ने हमें बोला, टेलर ने सजेस्ट किया कि फैक्ट्री का डिवीजन 2 डिपार्टमेंट्स में हो जाना चाहिए। कौन कौन से 2 डिपार्टमेंट्स में? फर्स्ट वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब टेलर ने ऐसा क्यों बोला कि हमें अपनी फैक्ट्री का डिवीजन कर लेना चाहिए? टेलर ने ऐसा इसलिए बोला ताकि वो वर्कर्स को प्लानिंग के बर्डन से क्या कर सके, फ्री कर सके, प्लानिंग के बर्डन से फ्री कर सके वर्कर्स को, और वो कंसंट्रेट कर सके अपने वर्क पर और प्रोडक्शन पर, जिससे कि हमारी कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, सॉरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसलिए टेलर ने बोला कि हमें अपनी फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, अब टेलर ने फर्दर क्या सजेस्ट किया कि हमारे हर डिपार्टमेंट में क्या होने चाहिए, कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ओके, ये फंक्शनल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, ये सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे वर्कर्स को। किस लिए? ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाए। बिकॉज ये जो वर्कर्स होंगे, फंक्शनल एक्सपर्ट्स होंगे, वो अपने अपने फील्ड में क्या होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, अब टेलर ने फर्दर बोला कि ये जो होंगे वो फंक्शनल एक्सपर्ट्स, या ये इनको क्या बोला जाता है, फोरमैन। और इन फोरमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, स्पेशलाइज मीन्स जो वर्क के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इनके पास, एंड ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट होने चाहिए। ओके, तो अब इतनी सारी क्वालिटीज़ एक बंदे में हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हमने क्या किया, टेलर ने सजेस्ट किया, स्ट्रेस दिया इस बात पर कि मिनिमम हमारी फैक्ट्री में पूरी फैक्ट्री में 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ओके, एंड हर डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट्स। ओके, इन प्लानिंग डिपार्टमेंट देयर शुड बी 4 एक्सपर्ट्स एंड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर शुड बी 4 एक्सपर्ट्स। और ये एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एंड गाइड द वर्कर्स को ऑर्डर देने के लिए, गाइड करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं, अब हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि उन कौन कौन से 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए अंदर ईच डिपार्टमेंट और उन 4 एक्सपर्ट्स का वर्क क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप का डायग्राम। इसमें हमने क्या किया है, अपनी फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, एक प्लानिंग इंचार्ज एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में फर्दर 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 हमारे कौन से क्या हैं, फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, जो कि गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर्स। तो अब इन एक्सपर्ट्स का वर्क क्या होता है, सबसे पहले रूट क्लर्क का वर्क होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फिक्स अप करना। जो भी हम मैकेनिकल या मैनुअल जॉब पर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फिक्स अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूट क्लर्क की। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जो कि जॉब को स्पेसिफाइड मैनर में करने के लिए ज़रूरी हैं। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का वर्क होता है कि वो फिक्स अप करे क्या, टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ये देखे कि जो उन्होंने टाइम फिक्सअप किया है स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब के लिए, टाइम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। डिसिप्लिनेरियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी जॉब परफॉर्म हो रही है वो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म हो। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स प्लानिंग इंचार्ज में। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन इंचार्ज। इसमें जो हमारे फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहला है गैंग बॉस का काम होता है कि वो अरेंज करे जितनी भी मशीन्स, टूल्स और अदर रिसोर्सेज रिक्वायर हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि बिना किसी डिले के हम जॉब को परफॉर्म कर लें। स्पीड बॉस का वर्क होता है कि वो इंश्योर करे कि जो जॉब है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करवाए जिससे कि जॉब टाइमली कंप्लीट हो जाए। रिपेयर बॉस, जैसे नेम सजेस्ट करता है, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो मशीन्स हैं और जितने भी टूल्स हैं वो हमेशा कैसी कंडीशन में रहे, वर्किंग कंडीशंस में रहे। मीन्स वो कभी भी अगर रिपेयर मांग रही है तो उन्हें प्रॉपर टाइमिंग पर रिपेयर दी जाए। इंस्पेक्टर का वर्क होता है कि वो चेक मेंटेन करे क्वालिटी पर, कि आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। इस पर कौन नज़र रखता है, इंस्पेक्टर। ठीक है, सो टेलर ने एम्फेसाइज किया कि
When every foreman instructs and orders, the workers' efficiency will improve. जब हर foreman instruct करेगा वर्कर्स को, उन्हें ऑर्डर्स देगा, तो वर्कर्स की efficiency क्या हो जाएगी, improve हो जाएगी. So ये थी हमारी functional foremanship की technique. Okay, now our second technique is the standardization and simplification of work. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे standardization के बारे में and then simplification के बारे में. Standardization से हमारा मतलब है कि scientific management हमेशा से emphasize करता है कि हमें क्या maintain करके रखने हैं, standards को maintain करके रखना है. Okay. और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट कब पॉसिबल होगा, जब हम अपना जो स्टैंडर्ड है वो स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखें. स्टार्टिंग से मेंटेन करने के मतलब है कि जब आप टूल सेलेक्ट कर रहे हो अपने आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इक्विपमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप मशीन्स जिनको आपको यूज़ करके आपको आउटपुट बनाना है, तब भी आपको ध्यान रखना होगा अपने स्टैंडर्ड का. अपने जिस टाइप के आउटपुट का आप अपना स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, जो स्टैंडर्ड आप अपने आउटपुट का रखना चाहते हो, उसे ध्यान में रखते हुए आपको अपने टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीन्स को सेलेक्ट करना होगा. और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करते वक्त भी आपको अपने माइंड में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखने होंगे. मीन्स ये नहीं है सिर्फ आउटपुट ज़्यादा, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा. मीन्स आपको सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना है. अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट मैक्सिमम हो, देन एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ओके, अब टेलर क्या बोलते हैं ये तो हमने जान लिया कि हमारे उसमें हमें अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि हमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. ओके, अब हम टेलर ने हमें ये बताया कि हम किन मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करें अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए. टेलर ने बोला कि हमें साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना है अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए. ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है तो जो मैनेजर्स हैं वो किसका यूज़ कर सकते हैं, वर्क स्टडी टेक्निक का. कौन सी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं मैनेजर, वर्क स्टडी टेक्निक का. ठीक है, अब ये वर्क स्टडी टेक्निक क्या होती है, यही एक टेलर की एक टेक्निक ही है, ये हम आगे पढ़ेंगे वर्क स्टडी टेक्निक. इसमें 3 टेक्निक्स को पढ़ा जाए, 3 स्टडीज़ पढ़ेंगे हम. कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, एक हम पढ़ेंगे फटीग स्टडी. ओके, एक हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी एंड एक हम पढ़ेंगे मोशन स्टडी. ओके, सो टेलर बोलते हैं कि हमें किसका यूज़ करना है, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का. सो मैनेजर्स अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, वर्क स्टडी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. इसमें कौन कौन सी 3 टेक्निक्स आती हैं, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. ओके, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स को मैनेजर सेटअप कर सकते हैं. मैनेजर्स कैन यूज़ दीज 3 टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सेटअप द स्टैंडर्ड्स, मीन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज, अब ये तो बात हो गई स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन. अब हमें वर्क का सिंप्लीफिकेशन क्यों करना है. सिंप्लीफिकेशन इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट है, मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मतलब जो हमारी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें उसका क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेशन करना देना चाहिए. ठीक है, अगर हमें अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए, साइजेस को एलिमिनेट कर देना चाहिए एंड अननेसेसरी टाइप्स को प्रोडक्ट्स के क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए. क्यों, अब इससे क्या होगा जब हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, ज़्यादा डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट्स की, तो हमें इन्वेंट्री भी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना. हमारे पास इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. ज़्यादा टाइप्स की हमें मशीनरी रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरीज होंगी. सो ज़्यादा टाइप्स की हमें मशीनरी रखनी पड़ेगी. मोर लेबर का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है तो कुछ लेबर भी एक्स्ट्रा होगी. तो इन सबसे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, है ना. और हमारे जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, हो सकता है उनकी क्वालिटी पर भी इंपैक्ट पड़े, बिकॉज हमें थोड़ा ध्यान इन पर भी देना होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स जिनसे हमें कोई फायदा नहीं है, हम उनको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. इससे हमारी जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो इन प्रोडक्ट्स ने घेर रखी होगी, जो मशीनरी उनमें लगी हुई होगी, जो लेबर वहाँ पर लगी हुई होगी, इन सब की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बच जाएगी. इन सब पे कॉस्ट कम हो जाएगी. और जब कॉस्ट नहीं इनकर्ड होगी इन सब चीज़ों पर, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी. एंड हम जब इन प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन कर देंगे तो हम और अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी फोकस कर पाएंगे, जिससे जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी. सो हमें इस टेक्निक में क्या पढ़ा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए टेलर ने हमें क्या बोला कि हमें साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना है स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए. स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, ओके, लेकिन स्टैंडर्ड को डेवलप कैसे करेंगे. टेलर ने बोला साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके हम स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. एंड सिंप्लीफिकेशन में अभी क्या करना है, एलिमिनेशन कर देना है अननेसेसरी डाइवर्सिटी का प्रोडक्ट्स की, साइज का एंड टाइप्स का. इससे क्या होगा, हमारी जो ये जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इन्वेंट्री का स्पेस ले रहे हैं, उनसे जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है, मशीनरी जो हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ रही है, लेबर जो रखनी पड़ रही है उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उन सबकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड हम अपने अदर प्रोडक्ट्स पर क्या कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. सो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक. नाउ कम एट थर्ड टेक्निक, दैट इज वर्क स्टडी. जो मैंने अभी आपको बोला कि हम वर्क स्टडी का यूज़ करके, मैनेजर्स वर्क स्टडी का यूज़ करके स्टैंडर्ड्स को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. सो अब हम वर्क स्टडी में पढ़ेंगे
4 स्टडीज़, दैट इज़ फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। तो सबसे पहले वर्क स्टडी में क्या होता है, यहाँ पे इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा एट मिनिमम कॉस्ट, एंड कॉस्ट भी क्या आएगी, मिनिमम हो जाएगी, गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। जो भी फैक्टर हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता है उनसे हमें क्या मिलेगा, बेस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मीन्स कॉस्ट कब कम आ सकती है, जब आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, एंड रिसोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन सारे रिसोर्सेज का हमें बेस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा अपने हर फैक्टर से जब हम प्रोडक्शन करें। ये कौन इंश्योर करता है, वर्क स्टडी इंश्योर करती है। तो इस वर्क स्टडी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फटीग। फटीग स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है, ये स्टडी को हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। रेस्ट इंटरवल्स का फ्रीक्वेंसी, रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन और उनकी नंबर को हम फाइंड आउट कर सकें। मीन्स हमें कितने टाइम का रेस्ट इंटरवल्स देना है वर्कर्स को, कितनी बार देना है, ये पता लगाने के लिए कौन सी स्टडी की जाती है, फटीग स्टडी। तो टेलर क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लें कि उन्हें वर्कर्स को कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट इंटरवल देना है और कब देना है। उन्होंने क्या बोला कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फटीग स्टडी को कंडक्ट करना चाहिए ताकि हम साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू क्या निकाल सके, ये टाइम निकाल सके कि हमें रेस्ट इंटरवल्स कितने देने हैं, कितने टाइम के लिए देने हैं। ओके, सो इसको कंडक्ट करने के लिए टेलर ने क्या कहा कि ये स्टडी करने के लिए आपको एक एवरेज वर्कर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है जब वो अपना वर्क कर रहा होगा। ठीक है, एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है जब वो अपना वर्क कर रहा हो, और ये देखना है कि वो कितने टाइम बाद थकना शुरू हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम बाद वो वर्कर टायर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वर्कर का एफिशिएंसी लेवल गिरने लगता है। तो ये चीज़ आपको एवरेज वर्कर को जब वो वर्क कर रहा है उस वक्त उसको ऑब्जर्व करते वक्त नोट डाउन करनी है। ठीक है, और ये टाइम को हम क्या करेंगे, उसके बाद नोट डाउन करने के बाद हमने जब ये नोट डाउन करेंगे कि वो कितने टाइम बाद टायर्ड फील करने लगता है, कब उसका एफिशिएंसी लेवल गिरने लगता है, और इस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं नोट डाउन करने के बाद ये डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है अपने रेस्ट इंटरवल्स की। मीन्स हमें रेस्ट इंटरवल्स कितनी बार देना है, और हम ड्यूरेशन भी डिसाइड कर सकते हैं रेस्ट इंटरवल्स का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखकर कि वर्कर्स कितने टाइम बाद वापस से फ्रेश फील कर लेते हैं। तो जितने टाइम बाद हमने ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स इतने टाइम बाद फ्रेश फील करेंगे, उस टाइम को हम एज अ ड्यूरेशन सेट कर देंगे वर्कर्स का। ओके, ड्यूरेशन सेट कर देंगे रेस्ट इंटरवल्स का। सो ये क्लियर हो गया। सो फटीग स्टडी में हम क्या करेंगे, एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे जब वो अपना वर्क कर रहा होगा, और ये नोट करेंगे कि वो कितने टाइम बाद टायर्ड फील करना स्टार्ट कर लेता है, कब उसका एफिशिएंसी लेवल कितने टाइम बाद गिरने लगता है, और इस टाइम का यूज़ करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमें वर्कर्स को कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं एंड कितने टाइम के लिए देने हैं। ओके, सो ये थी फटीग स्टडी। सेकंड वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी किस लिए कंडक्ट की जाती है, ताकि हम बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सकें जॉब को परफॉर्म करने का। ठीक है, अब बेस्ट मेथड से जब हम जॉब परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम आएगी, है ना, एंड हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ भी कर पाएंगे। अब इसमें भी क्या था, टेलर ने बोला कि हम मैनेजर्स अपनी विल के अकॉर्डिंग, है ना, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड ना कर लें कि हमें इस मेथड से प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अलग अलग मेथड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंट मेथड्स को वो ट्राई करें, और फिर ये देखें कि कौन से मेथड्स में उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट। क्या देखें कि कौन से मेथड में उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट के साथ, और उसी मेथड को उन्हें क्या कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उसी मेथड को सेलेक्ट कर लेना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले उन्हें मिनिमम कॉस्ट पर। तो इस फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी शूज़ हमारे पास शूज़ मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, तो हमें शूज़ को मैन्युफैक्चर करना है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। लेबर इंटेंसिव मीन्स जिसमें हम लेबर का यूज़ करेंगे शूज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक हमारे पास है कि हम मशीन इंटेंसिव मेथड का यूज़ करें, जिसमें हम मशीन का यूज़ करेंगे शूज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो हम ऐसे ही नहीं है कि मैनेजर्स ऐसे कहते हैं कि मैं तो लेबर का यूज़ करूँगा। हमें क्या करना है, दोनों मेथड्स को ट्राई करना है, और जिस मेथड से मिनिमम कॉस्ट आएगी मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ हम उस मेथड को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव होता है इसका मेन, हमारे प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, है ना, विद क्वालिटी और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक है, एक चीज़ और, इस के थ्रू टेलर ने क्या डेवलप किया था, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मेथड स्टडी को यूज़ करके, असेंबली लाइन का। ठीक है, असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया किसने, टेलर ने। नेक्स्ट, तो ये थी हमारी मेथड स्टडी, जिसमें हम क्या कंडक्ट करते हैं ताकि हम बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सके अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है, ये कंडक्ट की जाती है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये निकालने के लिए कि वो कितनी बार मूवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उन मूवमेंट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब वर्कर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हम वर्कर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कौन कौन से मूवमेंट्स कर रहे हैं, फिर उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनमें से कितने मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं और कितने अनप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मीन्स कितने की
हेल्प से हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा और कितने की मूवमेंट्स की वजह से हमारे प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, अपने कोशिश करेंगे कि हम अपने अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स को क्या कर सकें, कट कर सकें, खत्म कर सकें। और फिर हम डिज़ाइन करेंगे ऐसे सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स जिससे हम अपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम से कम कर सकें। ठीक है, सो मेन ये स्टडी इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि सबसे पहले हमें वर्कर्स जो मूवमेंट्स कर रहे हैं वर्कर्स के मूवमेंट्स के बारे में पता चल जाए। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से प्रोडक्टिव हैं एंड कौन से अनप्रोडक्टिव हैं। फिर हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स और वेस्टफुल मूवमेंट्स को कट डाउन करने के लिए सूटेबल इक्विपमेंट्स और टूल्स का डेवलप करेंगे ताकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो है वर्कर्स के उनको क्या कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, सो इस मोशन स्टडी को कंडक्ट करने के लिए टेलर ने क्या बोला, आपको एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है जब वो वर्क परफॉर्म कर रहा हो, और ऑब्जर्व करने के बाद आप उसके जितने भी वो मूवमेंट्स कर रहा है उन मूवमेंट्स को क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, आप वर्कर्स के जो भी मूवमेंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद ये मूवमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है कि कितनी बार वो अपने प्लेस से उठ रहा है, कितनी बार उसे अपनी जगह से उठना पड़ रहा है। ठीक है, कितनी बार वो झुक रहा है, मतलब अगर उसे कुछ सामान लेने के लिए नीचे झुकना पड़ रहा है, बेंडिंग डाउन होना पड़ रहा है, तो कितनी बार उसे झुकना पड़ रहा है। तो ये सारे मूवमेंट्स, या फिर कितनी बार उसे उठकर जाना पड़ रहा है किसी और चीज़ को लेकर आने के लिए जो उसको प्रोडक्शन में ज़रूरत है, वो सारे मूवमेंट्स आप नोट डाउन करो। और इस चीज़ को आपको 100 टाइम्स करना है विद डिफरेंट वर्कर्स के साथ। ठीक है, इस काम को आप कितनी बार करोगे, 100 टाइम्स करोगे विद डिफरेंट वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स के साथ 100 टाइम्स। आप ये मतलब 100 टाइम्स आपको स्टडी करनी है अलग अलग वर्कर्स के साथ, अलग अलग वर्कर्स के मूवमेंट्स को नोट डाउन करके, और सारे मूवमेंट्स को नोट डाउन करके आप फिर उनको क्लासीफाई कर लो प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव में, और फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे आप अपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम से कम कर सको। ठीक है, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जब हमने एक ऑब्जर्व किया एक वर्कर को, ठीक है, यह ऑब्जर्व किया जा रहा है एक वर्कर को कि उसे कितनी बार झुकना पड़ रहा है। एक टेबल है, उसके नीचे क्या रखा है, एक टूल बॉक्स रखा है, उस टूल बॉक्स को उठाने के लिए उसने कितनी बार टेबल के अंदर झुकना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये देखा कि उसे झुकना पड़ रहा है जिसकी वजह से उसका टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सो इस टाइम को, जिससे ये टाइम वेस्ट ना हो, हम क्या कर सकते हैं, उसकी चेयर के पास एक स्टूल रख सकते हैं और उस स्टूल पर उस टूल बॉक्स को रख सकते हैं जिससे उस टूल बॉक्स में से टूल्स लेने के लिए उसे क्या ना करना पड़े, नीचे ना झुकना पड़े, क्योंकि नीचे झुकेगा तो बार बार उस टाइम भी वेस्ट होगा, उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। स्टूल पर टूल बॉक्स रखा है, वो इजीली उस टूल पर से, इस टूल बॉक्स में से टूल्स निकाल सकता है, जिससे क्या होगा, उसकी एनर्जी बच जाएगी और वो एनर्जी हम यूज़ कर पाएंगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये थी हमारी मोशन स्टडी। नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हम क्यों कंडक्ट करते हैं, टाइम स्टडी इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमें किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का क्या स्टैंडर्ड टाइमिंग रखनी है। मीन्स हमें क्या, मतलब वर्कर से अगर हम चाहते हैं तो हमें उन्हें कोई स्टैंडर्ड टाइम सेट करना होगा कि इतने टाइम में आपको ये वर्क पूरा करना है। तो उस टाइम को सेट करने के लिए स्टैंडर्ड टारगेट को, कि इस टाइम में आपको कितना टारगेट कंप्लीट करना है, कितना टारगेट अचीव करना है, और ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारा ये काम इतने टाइम में पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसके लिए टारगेट सेट कर पाएंगे कि आपको ये टाइम इतने टाइम, आपको ये वर्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है। और फिर हम नंबर ऑफ वर्कर्स भी डिटरमाइन कर पाएंगे कि अगर हमें अपना ये टारगेट इतने टाइम में कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड साथ साथ हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है वर्कर्स को, कौन से एफिशिएंट है एंड कौन से इनएफिशिएंट है। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बोला कि हमें स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना है कि कितने टाइम में कोई भी पर्टिकुलर वर्क पूरा हो जाएगा। स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना है वर्कर्स के लिए, ठीक है, एंड डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ वर्कर्स की, एक वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है। सो ये सब चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। टेलर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर, किसी भी अपनी विल विश या एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी भी जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं। ठीक है, तो उन्हें इसके लिए क्या करना है, उन्हें इसके लिए टाइम स्टडी को कंडक्ट करना चाहिए ताकि वो स्टैंडर्ड टाइम को कैसे डिटरमाइन कर सके, साइंटिफिकली डिटरमाइन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, टाइम स्टडी करना चाहिए। सो टाइम स्टडी कैसे करेंगे, टेलर ने सजेस्ट किया कि जब भी एक एवरेज वर्कर अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है तो आपको क्या करना है कि स्टॉप वॉच ले लेनी है अपने हैंड में, और जो एवरेज टाइम वर्कर ने लिया है, एवरेज वर्कर को आप ऑब्जर्व करो, है ना, और जब वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड अपने हाथ में क्या ले लो, स्टॉप वॉच ले लो, ये नोट करने के लिए कि उसने पर्टिकुलर वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट किया है। ठीक है, और फिर टेलर ने बोला कि इस चीज़ को आपको 100 टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है। 100 टाइम्स आपको रिपीट करना है इस स्टेप को। मीन्स 100 टाइम्स आपको एक एवरेज वर्कर को स्टॉप वॉच हाथ में लेकर वॉच करना है कि वो कितने टाइम में अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है। और 100 टाइम्स करने के बाद जितने 100 टाइम्स आपने परफॉर्म किया, जितने जितने टाइम में वर्कर ने कंप्लीट किया, उसका आप क्या निकाल लोगे, एक एवरेज टाइम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, एवरेज टाइम निकाल लोगे जितने टाइम में वो जॉब परफॉर्म हो रही है 100 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद। और इस टाइम को माइंड में रखते हुए आप अपने वर्कर्स के लिए टारगेट फिक्स करो और उनके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो कि आपको इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये जो टारगेट, अगर ये टारगेट, ये तो हो गया कि हमें कैसे स्टैंडर्ड टाइम सेट किया, कैसे टारगेट्स निकाले। अब हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जब जो वर्कर्स हमारे इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो तो क्या हो जाएंगे, एवरेज वर्कर्स। और जो वर्कर्स इस स्टैंडर्ड टाइम से पहले अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर स्टैंडर्ड टाइम वर्क फिनिश कर लेते हैं, वो कौन से वर्कर्स हो जाएंगे, एफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है,
और जो वर्कर्स आफ्टर स्टैंडर्ड टाइम मीन्स विद इन द टाइम नहीं, मतलब उनका वर्क जो है वो टाइम के बाद कंप्लीट हो रहा है, तो वो कौन से वर्कर्स हो जाएंगे, इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो ऐसे हम अपने वर्कर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं और उनके लिए टारगेट सेट कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि वो कितने टाइम में कर लेंगे। हमें ये भी पता है कि हमें सपोज 1000 यूनिट्स चाहिए, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, और एक वर्कर एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लेता है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने वर्कर्स चाहिए होंगे अगर हम इतने टाइम में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी स्टडी, टाइम स्टडी। सो ये थी हमारी वर्क स्टडी टेक्निक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस टेक्निक में साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एम्फेसाइज करता है कि हमें जो वर्कर्स को वेजेस पे करने हैं वो डिफरेंट रेट पर पे करने हैं, ठीक है। ये एम्फेसाइज करता है कि आप ये नहीं कि सबको एक से वेजेस दो, वेजेस कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना। इससे क्या होगा, जब हम एक्स्ट्रा वेजेस पे करेंगे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को, तो इससे क्या होगा, ये टेक्निक में ये बोला कि हमें दोनों के लिए मतलब सबके लिए डिफरेंट रेट्स होने चाहिए, एफिशिएंट के लिए अलग एंड इनएफिशिएंट के लिए अलग। क्योंकि अगर हम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वेज मीन्स ज़्यादा वेजेस पे करेंगे तो इससे क्या होगा, ये उन्हें मोटिवेट करेगा कि उन्हें एफिशिएंट ही रहना है, मीन्स वो एफिशिएंटली ही वर्क करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे बिना अपने टाइम को वेस्ट किए, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं। और जो इनएफिशिएंट होंगे वो इससे मोटिवेट होंगे और अच्छा करने के लिए, वो चाहेंगे कि हम भी कौन से कैटेगरी में आ जाएं, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आ जाएं, ताकि हमें भी ज़्यादा वेजेस मिल सके। ओके, सो जब भी हम पेमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। जब भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पर दोगे कि जिस वर्कर ने इतनी यूनिट प्रोड्यूस करी उसको इतना वेज रेट मिलेगा, जिसने इतनी प्रोड्यूस करी उसको इतना मिलेगा, तो इससे आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया है कि आपको 10 यूनिट्स पर डे क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 10 यूनिट्स पर डे, ये आपका है स्टैंडर्ड टारगेट, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड टाइम एंड 10 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड रेट है, ये तो स्टैंडर्ड टारगेट हो गया कि 10 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करनी है, एंड स्टैंडर्ड रेट है 50 पर यूनिट, मीन्स आपको 50 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से पैसे दिए जाएंगे। जो वर्कर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसे कितने रुपीज़ मिलेंगे, 10 इंटू रुपी 50, एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितने रुपीज़ मिल जाएंगे, 500 रुपीज़, है ना। और अगर कोई वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है 12 यूनिट्स तो हमें उसे स्टैंडर्ड रेट से एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी चाहिए, मीन्स अगर वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है 12 यूनिट्स पर डे तो हम उसे देंगे ₹60 पर यूनिट। इससे उसके कितने रिसीव करेगा, वो वेजेस रिसीव करेगा 12 इंटू 60, दैट इज ₹720, ठीक है। और अगर कोई वर्कर ऐसा है जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स वो 10 की बजाय कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है पर डे 8, तो हम उसे स्टैंडर्ड रेट से कम वेज देंगे, दैट इज हम उसे पे करते हैं सपोज ₹40 पर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो इस केस में जो वेजेस आएंगे उसके कितने आएंगे, 320। अगर ये डिफरेंस होगा वेजेस में कि जो 10 यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड टारगेट ही प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टैंडर्ड रेट से वेजेस दे दिए, जो स्टैंडर्ड टारगेट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको किसके अकॉर्डिंग वेजेस दे दिए, हायर वेजेस पे कर दिए। और जो वर्कर बिलो स्टैंडर्ड टारगेट प्रोड्यूस कर रहा है ना, था 10 प्रोड्यूस कर रहा है 8, उसको हमने स्टैंडर्ड रेट से बिलो दैट इज 40 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट किया, तो ये कितना आया 320। इससे क्या होगा, जब वर्कर्स के वेजेस में डिफरेंसेस आएंगे तो वो मोटिवेट होंगे कि वो और अच्छा वर्क करें और ज़्यादा गेन करें। ओके, सो ये थी हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में। मेंटल रिवॉल्यूशन में हम क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग काम करते हैं, एक मैनेजमेंट ग्रुप एंड एक वर्कर्स ग्रुप। उन लोगों में एक दूसरे के लिए क्या नहीं होना चाहिए, सस्पिशियस की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कर्स तो ये सोचें कि उन्हें काम ज़्यादा दिया जा रहा है एंड वेजेस कम दिए जा रहे हैं, है ना। और मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि वर्कर्स के बस की कुछ नहीं है, वर्कर्स कांट डू नथिंग, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। सो ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है, हमें वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे की तरफ ये जो एटीट्यूड है ना कि वर्कर्स गुड फॉर नथिंग, मैनेजमेंट क्या है, वर्कर्स कह रहे हैं कि मैनेजमेंट हमें पैसा कम देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, मैनेजमेंट कह रहा है कि वर्कर्स किसी काम के लिए नहीं है, वर्कर्स को सिर्फ फ्री का चाहिए। सो ऐसा एटीट्यूड हमें क्या करना है, चेंज करना है। ये किस में बात हो जाती है, मेंटल रिवॉल्यूशन में। इससे क्या होगा, कॉपरेशन बढ़ेगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, है ना, जब उन पर इस टाइप की कोई फीलिंग नहीं होगी, है ना, कॉपरेशन बढ़ेगा और उन पर जो सस्पिशन की फीलिंग है, डाउट की फीलिंग है, वो भी क्या हो जाएगी, वर्कर्स और मैनेजमेंट के माइंड से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपना एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करना होगा, ठीक है। सो ये था हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन।